आप सभी को नमस्कार। आज हम विलियन वाले चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है आदर्श व अनादर्श विलियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग लगा लेते हैं, आदर्श व अनादर्श विलियन। देखो, द्रव्य विलयनों को हम राउल्ट के नियम के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आदर्श विलयन और दूसरा है अनादर्श विलयन। स्कूल में भी कई बच्चे आदर्श होते हैं। आदर्श बच्चे वे बच्चे होते हैं जो समय पर स्कूल आते हैं, स्कूल के नियमों की पालना करते हैं और दिए गए गृह कार्यों को टाइम पर पूरा करते हैं। इसी प्रकार समाज में भी आदर्श लोग होते हैं जो समाज के नियमों की पालना करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ कोई समाज कोई स्कूल नहीं है, यहाँ कौन है? राउल्ट का नियम। वह विलियन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम की पालना करते हैं वह आदर्श विलियन कहलाते हैं, और वह विलियन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं उसको हम अनादर्श विलियन कहते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लगा लेते हैं आदर्श विलियन। देखो ये क्या होगा, वह विलियन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम की पालना करते हैं वह विलियन जो ताप में सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? आदर्श विलियन। इनवर्टेड कोमा में बंद कर दिया, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं। देखो, सपोज करो एक विलियन ए और बी से मिलकर बना है और ये विलियन राउल्ट के नियम की पालना करेगा, तो आदर्श विलियन कैसे होगा? ए वे बी से दो घटक हैं, आप चाहें तो ए को विलय मान लो, बी को विलायक मान लो। ए व बी से मिलकर बना विलियन आदर्श होगा कब? यदि कंडीशन डाल देते हैं, नंबर एक, आयतन में परिवर्तन शून्य हो, यानी विलय और विलायक का कुल आयतन विलियन के आयतन के बराबर हो। नंबर दो, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य हो। इसका मतलब यह हुआ कि विलियन बनने पर ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन हो और ना ही अवशोषण। तो हम कहेंगे विलियन बनने पर ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं हो। थर्ड, अब देखो, जब ए है तो ए के
अणुओं के मध्य आकर्षण बल है, उसको हम कहेंगे ए और ए के मध्य आकर्षण बल। बी है, बी के अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल है। जब ए और बी मिलकर विलयन बनाएंगे तो इन ए और बी के मध्य भी आकर्षण बल आएगा, तभी विलयन बनेगा। तो ए ए व बी बी के मध्य जो इंट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल, ये बराबर हो जाएगा ए व बी के मध्य आकर्षण बल के। यानी आकर्षण बल ना तो कम हो रहे हैं और ना ज्यादा हो रहे हैं, जैसे जैसे पहले थे वैसे ही बाद में। और फोर्थ कंडीशन है कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो ए और बी के वाष्प दाब के योग के बराबर है। ऐसा विलयन जिसके आयतन में परिवर्तन शून्य हो, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य हो, ए और बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल के बराबर हो, यानी विलयन बनने पर ना तो आयतन में परिवर्तन हो, ना एंथैल्पी में परिवर्तन हो, ना आकर्षण बल में परिवर्तन हो, और ना ही आंशिक दाब, जो विलयन का कुल दाब है वो दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। ऐसा विलयन आदर्श विलयन होगा। एग्जाम्पल की बात करें, वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो 100% आइडियल सॉल्यूशन बनना संभव नहीं है, फिर भी कुछ विलयन आदर्श विलयन की तरह कार्य करते हैं, जैसे बेंजीन के साथ टोलुइन का विलयन। तो बेंजीन व टोलुइन, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन, इनका विलयन भी आदर्श विलयन की तरह कार्य करेगा। और थर्ड क्लोरोएथेन व ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन में ब्रोमोएथेन, ये जो विलयन है ये आदर्श विलयन का निर्माण करेंगे। अब दूसरा जो विलयन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं। ये नोटोरियस बच्चा है, स्कूल के नियमों की पालना नहीं करता, अनुशासन में रहता है, नहीं रहता, तभी तो नॉन आइडियल है। तो वे विलयन जो ताप सांद्रता की सभी प्रयासों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। तो अगर लगा लेते हैं परिभाषा को यहां पर, वह विलयन जो ताप में सांद्रता की सभी प्रयासों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, या राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, ए व बी से मिलकर विलयन जो बना है वो अनादर्श विलयन कब होगा? जब आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं हो, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं हो, आकर्षण बल में परिवर्तन शून्य नहीं हो, और विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों के घटकों के वाष्प दाब के बराबर नहीं हो। तो ए व बी से मिलकर बना विलयन नॉन आइडियल अनादर्श होगा। यदि तो इसमें पहला यही है कि आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं हो, आयतन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं हो, ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है। ए और बी के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है
वो विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल के बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू, ये जो निशान है ये बराबर को हमने काटा है यानी बराबर नहीं है ए बी के मध्य आकर्षण बल के। और नंबर लास्ट और फोर्थ कंडीशन है कुल वाष्प दाब उसके घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं हो, ऐसा विलयन अनादर्श, सॉरी, ऐसा विलयन अनादर्श विलयन कहलाएगा। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहला जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, दूसरा जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। दोनों को एक एक करके मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहां से एमसीक्यू और अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, इसीलिए आप इसको स्किप ना करें। तो पहला है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक का मतलब है जब हम दो घटकों को मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। तो ऐसा विलयन जिसके घटकों का वाष्प दाब या ऐसा विलयन जिसका कुल वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से अधिक हो, वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे विलयन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से अधिक होता है। ये होगी अपनी पहली चीज। सेकंड क्या होगा, आयतन में परिवर्तन धनात्मक होगा, यानी विलय और विलायक को जब हम मिलाएंगे तो विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन से अधिक हो जाएगा। अगला, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होने का मतलब यह है कि ऊष्मा का अवशोषण होगा। थर्ड, ये तो है ही, विलयन का कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से अधिक हो जाएगा, ये तो मैंने पहले लिखा है। अगला, ए ए व बी बी यानी विलय और विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक होगा, किससे, ए बी के मध्य आकर्षण बल से। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम विलय और विलायक मिलाएंगे तो आकर्षण बल पहले की तुलना में कम हो जाएंगे। आकर्षण बल जब पहले की तुलना में कम हो जाएगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा और विलयन की अधिक वाष्प बनेगी और अधिक वाष्प बनने के कारण वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, मेथेनॉल और जल, एथेनॉल और जल,
ऐसे ही एथेनॉल और एसीटोन। सवाल ये आता है कि एथेनॉल और एसीटोन का विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है। तो इसके पीछे कारण यह है कि एथेनॉल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। जब इसमें एसीटोन मिलाया जाता है तो एसीटोन के अणु इनके हाइड्रोजन बंध के मध्य आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप बंध पहले की तुलना में दुर्बल हो जाएगा और क्वथनांक कम हो जाएगा, वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये हम कह रहे हैं कि विलय और विलाय के मध्य आकर्षण बल पहले की तुलना में कम हो जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करके लिख देता हूं, आप इसको स्टार करके लिख सकते हैं। एथेनॉल में अणुओं के मध्य या अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। इसमें एसीटोन मिलाने पर एसीटोन के अणु, अब एथेनॉल एथेनॉल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। जैसे ही एसीटोन मिलाएंगे एसीटोन इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आ जाएगा। तो एसीटोन के अणु इनके बीच में आ जाते हैं, जिससे बंध दुर्बल हो जाते हैं। और बंध दुर्बल हो जाएंगे तो वाष्प दाब अधिक हो जाएगा और विलियन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अनादर्श विलयन का जो सेकंड टाइप है वो है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले। तो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन वाले। जब हम ए और बी को मिलाकर जब हम ए और बी को मिलाकर विलयन बनाते हैं तो इस प्रकार का विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन जब प्रदर्शित करता है तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो उसके घटकों के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से कम हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक हो जाएगा, यानी विलय और विलायक का आयतन विलयन की तुलना में अधिक होगा, अर्थात विलयन का आयतन कम हो जाएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा और ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है उसकी तुलना में ए बी के मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाएंगे। अब विलय और विलय के मध्य जब आकर्षण बल अधिक हो जाएंगे तो अधिक ताप देने पर वाष्प बनेगी, क्योंकि क्वथनांक बढ़ गया है इसीलिए वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो ऐसे विलयनों का वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से कम होता है। यानी जो टोटल प्रेशर है वो कम हो जाएगा ए के आंशिक दाब और बी के आंशिक दाब के योग से कम हो जाएगा। सेकंड, आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, आयतन कम हो जाएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और लास्ट ए
व बी के मध्य जो आकर्षण बल है उसकी तुलना में विलेय और विलायक यानी ए बी के मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाएंगे। अब क्योंकि विलेय और विलायक के मध्य बॉन्ड पहले की तुलना में स्ट्रांग हो गए हैं तो ये एक दूसरे को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, अधिक ताप देने पर इनकी वाष्प बनेगी, तो वाष्प जब कम बन रही है तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसमें एग्जांपल लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। जैसे अपने HNO3 के साथ जल का मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जल का मिश्रण, ऐसे ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, और ऐसे ही एनिलीन के साथ फिनोल। तो जैसे मैं आपको ये दोनों ही समझा देता हूं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रभावी हो जाते हैं, जिसके कारण ये विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन बंध कैसे बनेंगे वो बता देता हूं। ठीक इसी प्रकार फिनोल व एनिलीन में एनिलीन के नाइट्रोजन और फिनोल के हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रभावी हो जाता है। क्योंकि आकर्षण बल पहले की तुलना में अधिक हो गए हैं इसीलिए वाष्प दाब कम हो जाएगा और विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। देखो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। तो आपने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो ये CH और इस कार्बन से जुड़े हुए ये 3 क्लोरीन, ये हो गया अपना क्लोरोफॉर्म। एसीटोन होता है COCH3, मेथिल के 2 अणु होंगे। अब यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी, तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी, तो इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे और इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगी। अब क्योंकि बॉन्डिंग पहले की तुलना में स्ट्रॉन्ग हो गई है इसीलिए वाष्प बनाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसी प्रकार फिनोल और एनिलीन की बात करते हैं। तो फिनोल हो गया अपने ये बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा हुआ OH, ये फिनोल। एनिलीन में बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन। अब इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी, आंशिक धनावेश। ये कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी, आंशिक ऋणावेश। तो ये धनावेशित हाइड्रोजन ऋणावेशित नाइट्रोजन की ओर आकर्षित होगा और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाने पर विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रभावी हो जाते हैं, जिसके कारण विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार एनिलीन में फिनोल मिलाने पर फिनोल के हाइड्रोजन और एनिलीन के नाइट्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रभावी हो जाते हैं और विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये तो हमने बात की धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वालों की। अब हम बात कर रहे हैं कि जब विलियन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहां 2 प्रकार के ग्राफ मैं बना रहा हूं, धनात्मक वालों के और ऋणात्मक वालों के। कल जब हमने पढ़ा था तो हमने ग्राफ पढ़ा था किसके बीच में? वाष्प दाब और मोलविन के बीच में। तो वही ग्राफ हम वापस बना रहे हैं। यहां पर आपके हैं वाष्प दाब, यहां है मोलविन। वाष्प दाब मोलविन। देखो यदि विलियन राउल्ट के नियम से
धनात्मक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करे, आदर्श विलयन होगा तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, और ये भी ऐसा ही आएगा, ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आता तो मैं इसको भी डैश कर देता हूं। यदि विलियन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो विलियन का कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से अधिक हो जाएगा, तो ये लाइन भी ऊपर आएगी। ये जो लाइन है रेड वाली, ये ओरिजिनल लाइन होगी। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कुल वाष्प दाब पीए और पीबी के वाष्प दाब से अधिक है। ये लाइन क्या बता रही है? ये वाली, तो इसको मैं अलग मार्कर से बता देता हूं। ये बता रही है जो पीबी है वो ग्रेटर देन है पी नोट बी एक्स बी से, और ये लाइन बता रही है जो पी ए है, ए का आंशिक दाब ये ग्रेटर देन है पी नोड ए एक्स से। जहां लाइन क्रॉस कर रही है वो है पी नोड बी, विलय का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, और ये वाला है पी नोड ए, विलय का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। ये तो आपको बाकी पता ही है। यहाँ एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0, यहाँ एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 है, यानी विलय की मोल भी 1 है तो विलय की 0, और विलय की विलय की 0 है तो विलय की 1। तो ये है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों का ग्राफ। ऐसे ही धनात्मक वालों का, ऐसे ही यदि हम ऋणात्मक वालों का बनाएं तो ओरिजिनल ग्राफ तो ऐसा ही आना चाहिए आदर्श विलयन का। ये जो भी मैं बना रहा हूं ये ग्राफ है आदर्श विलयन का, लेकिन विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो घटकों का वाष्प दाब, या यूं कहें विलयन का वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से कम हो जाएगा, तो ये जो लाइन है नीचे आएगी। तो ये जो लाइन है ये बता रही है कि विलयन का कुल वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से कम है। यहाँ है पी नोड बी, यहाँ है पी नोड ए, ठीक है। बाकी दो जो लाइनें हैं, ये लाइन बता रही है कि बी का आंशिक दाब कम है पी नोड बी और एक्स से, और ये लाइन बता रही है पी ए लेस देन है पी नोड ए एक्स ए। तो इस प्रकार का ये धनात्मक विचलन वालों का ग्राफ है, और ये ऋणात्मक विचलन वालों का ग्राफ है। तो यहां पर अपने आदर्श और अनादर्श विलयन वाला टॉपिक समाप्त होता है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी ताप और सांद्रता की प्रयासों में पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, विलयन का कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, और विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल के बराबर होते हैं। जैसे बेंजीन टोलुइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोएथेन व ब्रोमोएथेन। और ऐसा विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी प्रयासों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनका वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से अधिक होता है। इनमें आयतन परिवर्तन धनात्मक, और जो विलयन का वाष्प दाब है घटकों के वाष्प दाब से अधिक होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होगा, लेकिन विलय और विलायक अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलय प्लस विलायक के मध्य आकर्षण बल की तुलना में अधिक होगा। जैसे एथेनॉल वाटर, मेथेनॉल वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन। इसी प्रकार राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले जो विलयन है इनका वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से कम होता है, आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है, और एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। इनमें विलय अणुओं के मध्य आकर्षण बल व विलायक अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलय प्लस विलायक के मध्य आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। और ये ग्राफ है जो मैंने आपके यहाँ प्लॉट किया है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो अपने यहाँ समाप्त होता है। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं। मैं सुशील कुमार जांगीड़ फिर उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।